6 जुलाई की डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन है। तो चलिए हम आज की फर्स्ट न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। दैट इज़ द इंडिया ईरान रिव्यू चाबहार पोर्ट प्रोग्रेस इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। तो गाइस ये जो हमारी न्यूज़ है इंटरनेशनल रिलेशंस में कवर होगी। काफ़ी बार हमने चाबहार पोर्ट के बारे में पढ़ा और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के बारे में पढ़ा है। ठीक है, अभी चाबहार पोर्ट कहाँ पे, ईरान में है, और साथ में जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर का ट्रांस कॉन्टिनेंटल ट्रेड रूट है जो ओरिजिनेट होते हैं ईरान से, उसको अभी रिन्यूड इंटरेस्ट रिसीव हुआ है फ्रॉम इंडिया एंड द ईरान। ठीक है, ये कब हुआ, जब जो ट्रेड है रशिया के साथ उसका बड़ा अमंग द यूक्रेन क्राइसिस, मतलब रशिया और यूक्रेन में वार हुआ तो रशिया ने क्या किया है, क्योंकि रशिया पे कुछ सैंक्शंस भी लगे थे, लेकिन स्टिल क्या है, रशिया ने ईरान के साथ मतलब कि ट्रेड किया। दिस कम्स इन द बैकड्रॉप ऑफ इंक्रीजिंग ओवरलैंड ट्रेड विद द रशिया अमंग द यूक्रेन क्राइसिस। ठीक है, तो चाबहार पार्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। इंडिया, अफगानिस्तान एंड ईरान ने ये हिस्टोरिकल डील साइन की थी, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट ट्रांजिट कॉरिडोर बनाएंगे 2016 में। ये गल्फ ऑफ ओमन में लोकेटेड है और एक था ओनली ओशनिक पोर्ट है जिसमें डायरेक्ट आपको ओशन का एक्सेस मिलेगा। इससे होएगा इंडिया को अगर अपने गुड्स ट्रांसपोर्ट करने हैं अफगानिस्तान में या फिर सेंट्रल एशिया की कंट्रीज़ में, तो उसको पाकिस्तान को क्रॉस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसके अलावा वो क्या करेगा, चाइना की प्रेजेंस को काउंटर कर सकता है, जो इन द रीजन विद चाइना हेल्पिंग पाकिस्तान इन डेवलपिंग गवादर पोर्ट, क्योंकि इंडिया के जो चाबहार पोर्ट को कोई जो काउंटर कर रहा है वो चाइना कर रहा है, जो पाकिस्तान की हेल्प कर रहा है गवादर पोर्ट में। फाइन, इसके अलावा जो अपना इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, ये 70 to 100 किलोमीटर का मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। मल्टी मोडल का मतलब है 3-4 मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इसमें इंक्लूड है, चाहे वो सी हो, रोड हो, रेल रूट से, जिसके अंदर हम इंडियन ओशन को लिंक करेंगे कैस्पियन सी से विया पर्शियन गल्फ ऑनवर्ड रशियन नॉर्दर्न यूरोप। मतलब इसके साथ यही है कि हमें यूरोप में कनेक्टिविटी प्रोवाइड करनी है। ठीक है, इसमें ये इंडिया, ईरान और रशिया ने एग्रीमेंट साइन किया था, जिसका इफेक्टिव आया वो 2000 में। ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या, इसके में क्या, इंडिया और रशिया के बीच में जो भी ट्रेड होता है उसमें जो भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाएगी by 30%, और इवन की जो टाइम भी है वो भी रिड्यूस होएगा टू लेस देन 25 डेज कंपेयर टू 40 डेज। ठीक है, इंडिया का जो कॉरिडोर है टू, क्योंकि एनर्जी हम कितना इंपोर्ट पे डिपेंडेंट है, जो स्पेशली सेंट्रल एशिया, आर्कटिक, नॉर्डिक, बाल्टिक रीजन से आएगा, तो वहाँ से भी हमारा डायरेक्ट क्या बन जाएगा, मतलब कनेक्टिविटी बन जाएगी। फाइन, नेक्स्ट न्यूज़ है पैनल सुजेस्ट इंक्रीजिंग टेन्योर ऑफ द हाउस कमिटीज़। तो अभी क्या है, पहली इन अ फर्स्ट एवर कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑफ द राज्यसभा सेक्रेटेरिएट एक पैनल ने कुछ रिकमेंडेशन को प्रेजेंट किए टू द राज्यसभा चेयरमैन। राज्यसभा के चेयरमैन कौन होते हैं, जो कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम पार्लियामेंट्री कमिटीज़ के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, पार्लियामेंट्री कमिटीज़ जो होती हैं, इसका मतलब कुछ इसके अंदर कुछ तरह की कमेटीज़ होती हैं, चाहे वो स्टैंडिंग कमेटीज़ हो, चाहे वो एडहॉक कमेटीज़ हो। ठीक है, स्टैंडिंग कमेटीज़ वो होती हैं जो परमानेंट होती हैं नेचर में, एडहॉक कमेटीज़ वो होती हैं जो हम किसी पर्पज़ के लिए कॉन्स्टिट्यूट करते हैं और जब वो पर्टिकुलर पर्पज़ अपना कंप्लीट हो जाए तो उसको हम डिसॉल्व कर देते हैं। ठीक है, स्टैंडिंग कमेटीज़ होगी जैसे फाइनेंशियल कमेटीज़ होगी, ठीक है, DRSCs हो गया, या फिर कुछ और कमेटीज़ होती हैं। ठीक है, एडहॉक कमेटीज़ होगी जैसे सिलेक्ट एंड ज्वाइंट कमेटीज़ ऑन बिल्स हो गया, जिसको अपॉइंट किया जाता है फॉर अ स्पेसिफिक पर्सन और पर्पज़ एंड सीज टू एग्जिट व्हेन असाइन टास्क इज फिनिश्ड एंड रिपोर्ट इज सबमिटेड। ठीक है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। पार्लियामेंट्री कमेटी होती है जिसको अपॉइंट या उसके अंदर जो भी मेंबर्स होते हैं उनको इलेक्ट किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है बाय द हाउस, या फिर नॉमिनेट किया जाता है बाय द स्पीकर और चेयरमैन ऑफ दैट पर्टिकुलर हाउस। अगर लोकसभा में बन रही है कमेटी तो अपॉइंट इलेक्ट कौन करेगा, स्पीकर करेगा। राज्यसभा में कर रही है तो उसका जो चेयरमैन है दैट इज़ द वाइस प्रेसिडेंट, वो करेगा। ठीक है, इसके अलावा क्या है जी, पार्लियामेंट्री कमेटीज़ की जो अथॉरिटी है वो आर्टिकल 105 और 118 से आती है। ठीक है, पार्लियामेंट इन कमेटीज़ की रिकमेंडेशन से बाउंडेड नहीं होता, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये सिर्फ एडवाइजरी होती है, एक तरह की रिकमेंडेशन देती हैं, बट उसको वैसे ही करना है पार्लियामेंट को, तो इट इज़ नॉट बाउंडेड बाय। ठीक है, तब हम सबसे पहले करते हैं तो की रिकमेंडेशन क्या दी है, इन्होंने बोला कि हमारा अभी जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं, जो स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं परमानेंट हैं, उनका टेनर इंक्रीज करना चाहिए फ्रॉम 1 ईयर to 2 ईयर, सो दैट उनकी स्टेबिलिटी और क्वांटिटी बनी रही। इसके अलावा हमें क्या करना है, जो एग्जिस्टिंग कमेटीज़ हैं जो इंडस्ट्री और कॉमर्स पे, उनको मर्ज करके एक बना दो और एक न्यू कमेटी बनाओ ऑन टूरिज्म एंड कल्चर पे। ठीक है, अभी हमारी देखो कि 8 पार्लियामेंट्री कमेटीज़ हैं, ये आपको पता होना चाहिए, और इसमें भी ऐड हुई थी, आई थिंक 2 या 3 साल पहले ऐड हुई थी 2 कमेटीज़। ठीक है, इससे पहले 6 होती थी। इसके अलावा हमें क्या करना है, किस तरह से वर्चुअल मीटिंग हो सके डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटीज़ की, उसके इशू को एग्जामिन करना है, गिवन द टेक्नोलॉजिकल एडवांस एंड लेजिस्लेचर्स इन अदर कंट्रीज प्रोविजनिंग फॉर द सेम। ठीक है, अगर हम राज्यसभा सेक्रेटेरिएट का देखें तो सभी वैकेंसीज को हमें फिलअप करना है, सेक्रेटेरिएट वर्क को स्ट्रीमलाइन करना है, इसके अंदर जो भी डिस्पोज करना है 75% ऑफ द इशूज़ बाय द लोअर एंड मिडल लेवल। ठीक है, इसके अलावा राज्यसभा सेक्रेटेरिएट है क्या, जैसे लोकसभा का सेक्रेटेरिएट भी होता है। सेक्रेटेरिएट देखो काम क्या करता है, मतलब कि
आपको सब कुछ असिस्टेंस प्रोवाइड करता है, ठीक है। जैसे जो एसएससी का एग्जाम देते हैं, आप देख रहा होगा, तो वो यूजली क्या होता है, सेक्रेटेरिएट में ही जॉब करते हैं, ठीक है, अंडर पर्टिकुलर, क्योंकि हर एक मिनिस्ट्री का अलग अलग सेक्रेटेरिएट होता है, ठीक है। तो राज्यसभा सेक्रेटेरिएट को सेटअप किया गया था टू प्रोविजंस कंटेन इन आर्टिकल 98, जो सेपरेट सेक्रेटेरिएट स्टाफ होता है फॉर ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। ये फंक्शन करता है अंडर द गाइडेंस एंड कंट्रोल ऑफ द राज्यसभा चेयरमैन। इनकी एक्टिविटीज़ क्या ऑलरेडी बता चुकी हूँ, असिस्टेंस और सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, पार्लियामेंट्री कमेटीज़ को सर्विस प्रोवाइड करता है, और डे टू डे जो प्रोसीडिंग्स होते हैं राज्यसभा की उनको रिकॉर्ड करता है, उनका पब्लिश करता है। फाइन, नेक्स्ट न्यूज़ है द डिक्लाइन इन इम्पोर्ट्स ऑफ टॉयज इनटू द इंडियन मार्केट। तो गाइस ये अच्छी बात है जो कि इकोनॉमी में कवर होगी। अभी के जो इम्पोर्ट्स होते थे खिलौनों का टॉयज़ को, वो कम हुए 70%, और एक्सपोर्ट्स उल्टा हमारे पिछले 3 साल में बढ़े हैं अप टू 61%, क्योंकि जो मेक इन इंडिया है उसमें पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिले हैं। जब से पीएम ने बोला था कि हमें क्या करना है, रीब्रांडिंग करनी है, इंडिया की जो टॉय स्टोरी है उसको रीब्रांड करना है, तब से जो इंडिया में टॉय का इम्पोर्ट्स हैं वो रिड्यूस हो गए हैं टू नियर अबाउट $371 मिलियन, ठीक है, टू $110 मिलियन। मतलब पहले $371 मिलियन का हम इंपोर्ट करते थे, और अब सिर्फ $110 मिलियन का रह गया। इंडिया की टॉय इंडस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले अनऑर्गेनाइज इंडस्ट्री है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ग्लोबल मार्केट शेयर में ये नियर अबाउट 0.5% कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं ऑफ नियर अबाउट $1.5 बिलियन। इंडिया का जो टॉय मार्केट है वो सिर्फ $1.7 बिलियन है। ऑलमोस्ट जो 85 to 90% टॉयज़ हैं वो इंडिया में जो अभी भी जो सेल होते हैं दे आर मेड इन चाइना, ठीक है। एक पार्लियामेंट्री स्टडिंग कमेटी थी कॉमर्स में, उन्होंने नोट किया कि चाइनाज़ के जो टॉयज आते हैं इंडिया में, उससे इंडिया की जो डोमेस्टिक टॉय मार्केट है वो हैम्पर्ड होती है, ठीक है। इनिशिएटिव्स क्या लिए गए हैं, टॉय कैथन 2021, ये जो ऑर्गेनाइज किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, इंडिया के सिविलाइजेशन के बेस पे जो टॉयज़ और गेम्स हैं उनको शोकेस करते हैं। इसके अलावा नेशनल एक्शन प्लान आया था फॉर इंडिया टॉय स्टोरी, जिसके हम लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट कर सके। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंडर ये बोला गया था कि हम टॉय मेकिंग को एज अ सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करेंगे फ्रॉम 6th क्लास ऑनवर्ड्स, ठीक है। इसके अलावा हमने क्या किया था, जो भी गुड्स एंड आर्टिकल्स मैन्युफैक्चर किए जाते हैं या सोल्ड किए जाते हैं वहाँ के लोकल लोगों के द्वारा जो रजिस्टर्ड हैं, ठीक है, उनको दे वर एग्जेम्प्टेड, ठीक है, मतलब उनके कुछ टैक्स वैक्स नहीं लगेगा। एग्जेम्पशन ऑन द स्टैंडर्डाइजेशन फॉर गुड्स एंड आर्टिकल्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड बाय रजिस्टर्ड लोकल मार्केट। अब देखो ये न्यूज़ काफ़ी, ये जो पार्ट है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू आर्ट एंड कल्चर का। कुछ टॉयज़ हैं, ठीक है, जो किस पर्टिकुलर स्टेट से बिलोंग करते हैं, जैसे छनपटना टॉय या किन्नल टॉयज बोलते हैं, दिस बिलोंग टू कर्नाटका। इटुका टॉयज, कोंडाबली टॉयज बिलोंग टू आंध्र प्रदेश। निर्मल टॉयज बिलोंग टू तेलंगाना। थनाजुर गोलोडोज, बिकॉज मेरी प्रोनाउंसिएशन ख़राब हो सकती है, बिकॉज जो भी साउथ इंडियन नेम्स होते हैं देर आर वेरी डिफिकल्ट, ठीक है, ये बिलोंग करते तमिलनाडु से। लाइफ आदिपी बिलोंग्स टू मणिपुर, ठीक है। संबलपुर टॉयज़ एंड पेपर मेसन स्टोन टॉय, ये उड़ीसा से बिलोंग करते हैं। छंकना जो आप देखते होंगे बच्चे मतलब कि बजाते रहते हैं, है ना, ठीक है, जिसमें विसल होती है, घुघू, ठीक है, लट्टू, हंडवाई, ठीक है, ये पंजाब से बिलोंग करता है। ठिगरा ढिंगला दिस बिलोंग टू गुजरात। फाइन, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। Ministry of Food Processing Industry releases the first edition of the State Ranking Index for National Food Security Act। अब इसमें क्या स्टेट्स को रैंक किया है, ठीक है। ये रैंक क्या करती है, नेक्स्ट की कौन सी स्टेट कितना इफेक्टिव मैनर में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट को इम्प्लीमेंट कर रही है थ्रू ऑपरेशंस एंड इनिशिएटिव अंडर द टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम, ठीक है। तो आपको पता है अब सरकार ने तो बोला ही हुआ है कि हमें इतना मतलब कि इतना पब्लिक को डिस्ट्रीब्यूट करना है, बीपीएल वाले जो लोगों को है ना, इतना अनाज डिस्ट्रीब्यूट करना है, लेकिन वो स्टेट्स कितनी कामयाब हैं, कितने अच्छे से इंप्लीमेंट कर रही हैं, उसकी रैंकिंग है। 3 पैरामीटर्स में हम रैंकिंग करते हैं। एक तो नेशनल फूड सिक्योरिटी के एक्ट का कितना कवरेज है, राइटफुल टारगेटिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑल द प्रोविजन। डिलीवरी प्लेटफॉर्म क्या है, मतलब कि फूड ग्रेन्स का एलोकेशन हो रहा है, उनकी मूवमेंट हो रही है, लास्ट मील डिलीवरी हो रही है फेयर प्राइस शूट पे, और डिपार्टमेंट के द्वारा जो न्यूट्रिशन इनिशिएटिव ले गया उनका क्या। टॉप 3 में उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। बॉटम 3 में दिल्ली, छत्तीसगढ़ एंड गोवा, ठीक है। इंडेक्स स्कोर आप देख सकते हो, ठीक है। इन्हीं फाइंडिंग्स क्या हैं, मोस्ट ऑफ जो स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज हैं वो मतलब कि डिजिटाइजेशन करने में मतलब कि अच्छी रही हैं, ठीक है, आधार को लिंक कर रही हैं, पॉइंट ऑफ सेल भी इंस्टॉल हो रहे हैं। पॉइंट ऑफ सेल में क्या, आपकी जो बायोमेट्रिक चीज़ें हैं वो होते हैं। स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयन आइलैंड स्टेट में त्रिपुरा ने फर्स्ट रैंक ऑब्टेन किया। नेशनल फूड सिक्योरिटी 2013 में इनेक्ट हुआ था, सो दैट हम अपने लोगों को फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके बाय इंश्योरिंग एक्सेस टू एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ क्वालिटी ऑफ फूड एट अफोर्डेबल प्राइस। इसके अंदर हम 75% रूरल पॉपुलेशन और 50% अर्बन पॉपुलेशन को सब्सिडाइज फूड ग्रेन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। एलिजिबल पर्सन को 5 किलो फूड ग्रेन मिलता है पर पर्सन पर मंथ। सब्सिडाइज प्राइस 3 किलो पर राइस मिलता है, 2 रुपये किलो व्हीट मिलता है और 1 रुपये किलो कोर्स ग्रेन जो भी मतलब बाजरा वगैरह हो गया, ठीक।
नेक्स्ट न्यूज़ है, वर्ल्ड बैंक रिलीजेस द ग्लोबल फिंडेक्स डाटाबेस 2021 फाइनेंशियल इंक्लूजन डिजिटल पेमेंट्स एंड रेजिलियंस इन द एज ऑफ कोविड। तो गाइस ये जो न्यूज़ है हमारी इकोनॉमी में कवर होगी। अभी क्या तो ग्लोबल फिंडेक्स नाम समझ में आएगा, फाइनेंशियल रिलेटेड इंडेक्स है। ये सर्वे करे कि किस तरह से जो पीपल 123 इकोनॉमीज़ के हैं या 123 कंट्रीज़ के हैं वो कौन सा फॉर्मल और इनफॉर्मल फाइनेंशियल सर्विसेज यूज़ करते हैं, इंक्लूडिंग यूज़ ऑफ कार्ड्स, मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, सो दैट डिजिटल पेमेंट को रिसीव कर सके। लाइक आप अगर किसी को पेमेंट भेज रहे हो डिजिटलाइज्ड में तो आप फ़ोनपे से भेज रहे हो, नेट बैंकिंग के थ्रू भेज रहे हो, ठीक है, या फिर कार्ड का यूज़ करवा रहे हो, मतलब किस तरह से भेजते हो, ठीक है। इंडिया के स्पेसिफिक फाइंड किए हैं, इंडिया इज अमंग द 7 कंट्रीज जहाँ पे हाफ द वर्ल्ड्स 1.4 बिलियन एडल्ट्स विदाउट एक्सेस टू फॉर्मल, मतलब कि यहाँ पे मतलब कि लोगों के पास फॉर्मल बैंकिंग का एक्सेस ही नहीं है। आधार सिस्टम की वजह से फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ है, ठीक है। ओनरशिप अडल्ट्स की 80% हो चुके हैं इन 2017, जो कि पहले 2011 में सिर्फ 35% थी। इसके अलावा इंटरनल फ्रॉड एंड लीकेज देखने को मिली है फ्रॉम पेंशन पेमेंट्स, ये ड्रॉप हुई है बाय 47%, ठीक है। इसके अलावा डिस्टेंस टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, लैक ऑफ ट्रस्ट एंड लैक ऑफ नीड, ये कुछ फैक्टर्स हैं फॉर बैंक अकाउंट इनएक्टिव। मतलब अभी भी लोग डिजिटल पे इतना विश्वास क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि लोगों को ट्रस्ट की कमी है, ठीक है, एंड उनको ज़रूरत नहीं पड़ती। कई लोग सोचते हैं ज़रूरत ही नहीं है, हमें चाहिए तो हम कैश निकाल लेंगे, ठीक है। रिकमेंडेशंस की हैं, सबसे पहले देखा गया है कि मोबाइल असेस में जो जेंडर गैप है पहले उसको एड्रेस करना चाहिए, सो दैट इक्विटेबल प्रोग्रेस ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन में, ये ना मेल आगे बढ़ जाए फीमेल पीछे रह जाए। फाइनेंशियल रेगुलेटर जो सुपरवाइजरी एजेंसीज हैं उनको बेटर सुपरवाइजरी मॉनिटरिंग सिस्टम बनाना चाहिए, सो दैट कोई भी ऐसे रिस्क हैं तो उनको पहले आइडेंटिफाई करके उसको पहले एड्रेस कर लें। नेक्स्ट हमें क्लियर गाइडलाइंस एस्टेब्लिश करनी चाहिए फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अबाउट द डिस्क्लोजर एंड ट्रांसपेरेंसी एज वेल एज साउंड एनफोर्समेंट प्रैक्टिसेस टू इंश्योर कंप्लायंस, ठीक है। फाइनेंशियल इंक्लूजन वैसे काफ़ी बार समझा चुकी हूँ। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब क्या है कि हर बंदे के पास असेस हो उस चीज़ का, सो दैट वो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को अफोर्डेबल वे में असेस कर सके, ठीक है। जैसे ट्रांजेक्शन हो, पेमेंट्स हो, सेविंग, क्रेडिट, इंश्योरेंस, कुछ भी, ठीक है। ये एक्सट्रीम पॉवर्टी को एंड करने में बहुत ज़्यादा मतलब कि हेल्प करेगा, शेयर प्रोस्पेरिटी को प्रमोट करेगा, ठीक है। और जो हमारे 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं वो भी इससे लिंक्ड है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ है, पंजाब्स प्लान फॉर द वाटर सेविंग पैडी टेक्निक गोज ऑरी, ठीक है। तो गाइस ये जो न्यूज़ हमारी एग्रीकल्चर सेक्शन में कवर होएगी। देखो अभी क्या है आपको पता है, अभी पैडी मतलब कि उसको पैडी को सो करने का सीज़न चल रहा है, बाकी पैडी कब कटेगी, अक्टूबर में, और उसके बाद आपको देखना है कि अक्टूबर में फिर पोल्यूशन भी उतना ही बढ़ जाता है ना। तो अभी क्या है, फार्मर्स ने रिजेक्ट किया है कि वो डायरेक्ट सीडेड राइस टेक्निक को यूज़ नहीं करेंगे फॉर ट्रांसप्लांटिंग पैडी इन पंजाब, ठीक है। इससे पहले पंजाब गवर्नमेंट ने बोला था कि आप डायरेक्ट सीडेड राइस टेक्निक को यूज़ करो, तो इससे क्या होएगा, आप तो जो ग्राउंड वाटर इतना डिप्लीट हो रहा है जो स्पेशली पंजाब और हरियाणा में हो रहा है वो अवॉइड कर सकोगे, ठीक है। जो क्योंकि इसके अलावा जो यूजली जो वहाँ पे यूज़ किया जाता है पैडी को सो करने के लिए वो ट्रेडिशनल ट्रांसप्लांटेशन मेथड किया जाता है, लेकिन वहाँ पे ग्राउंड वाटर को बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और डिप्लीट ज़्यादा होता है, ठीक है। अब DSR का मतलब क्या है, डायरेक्ट सीडेड राइस, इट रेफर्स टू एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर हम इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग अ राइस क्रॉप फ्रॉम सीड सोन इन द फील्ड रेदर देन बाय ट्रांसप्लांटिंग सीडलिंग्स फ्रॉम द नर्सरी, ठीक है। ये वाटर सेविंग मेथड ऑफ सोइंग पैडी, इसको ब्रॉडकास्टिंग सी टेक्निक भी बोलते हैं। अब इसके एडवांटेजेस क्या है, सबसे पहले लेबर बचेगी, ठीक है। दूसरी क्या है, कम टाइम में आप सोइंग कर सकते हो, इजी और फास्ट प्लांटिंग होगी, क्रॉप मैच्योर और चलती हो जाएगी, 7 दिन पहले भी हो सकती है, ठीक है। एफिशिएंट वे में वाटर यूज़ होगा, हाईली वाटर स्ट्रेस टॉलरेंस भी है, ठीक है। लेस मीथेन एमिशन होगा जो कि एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा होता है। इश्यूज़ क्या आ रहे हैं, लोग क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं, सबसे पहले क्या है, यहाँ पे ज़्यादा सीड लगेगा देन ट्रांसप्लांटिंग। इसके बाद क्या है, लैंड लेवलिंग कॉस्ट चाहिए, ठीक है। 1 एकड़ लैंड में नियर अबाउट 1000 रुपीज़ चाहिए, इज़ कंपल्सरी, ठीक है, जो ट्रांसप्लांटिंग में ये कॉस्ट नहीं लगती। सम जो डायरेक्ट सोन क्रॉप्स होगी वो हार्डर होती है टू गेट स्टार्टेड इन कोल्ड और हॉट कंडीशंस, ठीक है। इसके अलावा हर्बिसाइड्स की प्रेजेंस नहीं है, ठीक है। सीड रिक्वायरमेंट्स DSR के लिए हाइयर है, 8 से 10 kg पर एकड़, ठीक है। मतलब जो 1 एकड़ में कम से काम चल रहा है, कंपेयर ट्रांसप्लांटिंग में 1 एकड़ में अगर आपको उगाने हैं तो 4 से 5 किलो सीड्स में काम चल जाता है, और इसमें आपको 8 से 10 किलो की ज़रूरत पड़ेगी, जो ऑलमोस्ट डबल हो गया, ठीक है। तो ड्यू टू दीज रीजंस जो पंजाब के जो फार्मर्स हैं दे आर रिजेक्टिंग दम। अदर मेथड्स के राइस कल्टिवेशन का एक है सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, ये पहली बार डेवलप हुआ था मेडागास्कर में, जो 15 to 20% ग्राउंड वाटर को सेव करता है और राइस की प्रोडक्टिविटी भी इंप्रूव करता है।
ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है, सीड्स को पहले सो किया जाता है नर्सरी में और फिर जो सीडलिंग्स आते हैं उनको ट्रांसप्लांट किया जाता है मेन फील्ड में वंस दे शो 3 to 4 लीव। इसको हैवी लेबर रिक्वायरमेंट होते हैं। ड्रिलिंग मेथड होती है, इसके अंदर जो एक पर्सन होता है वो लैंड में होल करता रहता है और दूसरा पर्सन सीड को उगाता रहता है। इसमें ऑक्समोस को मिली, ये यूजली जैसे आप पेड़ उगाते हो घर में वैसा भी है। जापानीज मेथड है, सीड्स आर सोन इन नर्सरी बेड्स एंड देन ट्रांसलेटेड टू द मेन फील्ड। फाइन। अब हमारी छोटी छोटी न्यूज़ है। परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, इंडिया का जो सर्विस सेक्टर का परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स है वो 11 साल में सबसे बड़ा हाई देखने को मिला जून 2022 में। एक इकोनॉमिक इंडिकेटर है जो मंथली सर्वेज डिफरेंट कंपनीज के होते हैं उसके बाद डिराइव किया जाता है। इसके अंदर देखा गया कि ट्रेंड अच्छा देखने को मिला है मैन्युफैक्चरिंग सर्विस दोनों सेक्टर में। इसमें नंबर होता है 0 से 100 का। अगर अब 50% से अच्छा है तो उसका मतलब एक्सपेंशन हो रहा है वो पर्टिकुलर फील्ड, 50% से कम है तो कॉन्ट्रैक्शन है और 50 पे तो उसका मतलब कोई चेंज नहीं है। नेक्स्ट है ईमा या नूपू कितल वुमेंस मार्केट बोलते हैं। अभी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने एक 1 डे ट्रेनिंग प्रोग्राम को कंडक्ट किया फॉर वुमेन ट्रेडर ऑफ 3 ईमा कथल सो दैट हम उनका लाइवलीहुड सोशल सिक्योरिटी या फिर उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव कर सकें। ईमा कथल मणिपुर का एक लार्जेस्ट ऑल वुमेन मार्केट है एशिया में जिसको एक्सक्लूसिवली वुमेन्स के द्वारा रन किया जाता है। ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो 1992 में एस्टेब्लिश हुई थी जिसका काम किया है वुमेन के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना और प्रमोट करना। फाइन। नेक्स्ट है मी यू फ्रंट। अभी क्या ऑल इंडिया जो जून रेनफॉल है इस साल वो 152 मिलीमीटर हुआ है जो कि एवरेज देखा जाए 165.3 mm होती है। ठीक है, ये 8% कम हुई है और हाइवर इसको नॉर्मल रेनफॉल के अंदर ही कैटेगराइज किया जाएगा। ठीक है, रीजंस क्या है डेफिसिट रेनफॉल के लिए? सबसे पहले क्या एक एक्टिव रेनफॉल स्पेल होता है आफ्टर वाटर वेस्टर्न पैसिफिक रीजन। ठीक है, मतलब वेस्टर्न पैसिफिक रीजन के अंदर कोल्ड रीजन बन जाता है जिसकी वजह से मॉइस्चर नहीं रहता। ठीक है, इसके अलावा होता है एमजीओ। गाइस अगर आपने पढ़े होंगे ये एमजीओ वगैरह देन यू नो बिकॉज देर आर मैनी फैक्टर्स विच इफेक्ट द मॉनसून। ठीक है, ये रिमेन्ड आउट ऑफ द फेज जिसकी वजह से ज़्यादा रेनफॉल नहीं आई। ठीक है, एमजीओ रेन बियरिंग ईस्टवर्ड प्रोपिगेटिंग इंटरसीजनल सर्कुलेशन होता है ओवर द ट्रॉपिकल एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट है आर्यभट्ट 1। अभी क्या आईआईएससी बेंगलोर के जो रिसर्चर हैं उन्होंने एक प्रोटोटाइप को बिल्ड किया है जो एक एनालॉग चिपसेट का जिसे आर्यभट्ट 1 बोला गया है। ठीक है, ये फास्टर होगा, इसको पावर की कम रिक्वायरमेंट होगी दैन द डिजिटल चिप और ये मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में पाया जाएगा। ये हेल्पफुल होगा फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एप्लीकेशन लाइक ऑब्जेक्ट और स्पीच रिकॉग्नाइजेशन जैसे एलेक्सा या सीरी हो गया। डिफरेंट मशीन लर्निंग आर्किटेक्चर्स हैं उसको भी प्रोग्राम कर सकता है एंड ऑपरेट कर सकता है क्रोज मतलब रेंज ऑफ टेम्परेचर में ये ऑपरेट कर सकता है। नेक्स्ट है नायरोबी फ्लाइज। ठीक है, इस सिक्के में जो लोग रह रहे हैं उन्होंने रिपोर्ट किया कुछ स्किन इन्फेक्शंस हो रही हैं अगर वो नायरोबी फ्लाइज के कॉन्टैक्ट में आ रही है। नायरोबी फ्लाइज केनियन फ्लाइज ड्रैगन बग्स भी बोलते हैं, कुछ स्मॉल बीटल लाइक इंसेक्ट होता है। ये स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट हैं जो ईस्ट अफ्रीका से बिलोंग करती हैं। इसके अंदर फर्दर 2 स्पीसीज हैं, एक पेड्रस इक्समस है, एक पेड्रस सेबिकस है। ये उन एरियाज में है जहाँ पे हाई रेनफॉल होती है और ब्राइट लाइट से अट्रैक्ट होती हैं। ठीक है, ये एक एसिडिक सब्सटेंस पोटेंट मतलब कार्पेड्रिन इसको रिलीज़ करती हैं जिसकी वजह से स्किन इन्फेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट है एक्जोटिक सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर्ड। अभी क्या जो लार्ज हैड्रोन कोलिडर ब्यूटी हमने कल पढ़ा था एक्सपेरिमेंट ने 3 न्यू पार्टिकल्स को ऑब्जर्व किया यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च में। पेंटाक्योर और फर्स्ट एवर पेयर ऑफ टेट्राक्योर से 3 मेंबर्स हैं जो न्यू हेड्रोन्स की लिस्ट से बिलोंग करते हैं। ये फिर अभी 3 पेयर इनको 3 पार्टिकल्स को डिस्कवर किया तो इससे जो फिजिस्ट होंगे उनको बेटर वे में वो अंडरस्टैंड कर सकें किस तरह से क्वार्क्स इकट्ठे बाइंड होते हैं इनटू द कंपोजिट पार्टिकल। क्वार्क्स क्या होते हैं? एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं जो यूजुअली कंपाउंड होते हैं ग्रुप में 2 या 3 के ग्रुप में और कुछ ऐसे हेड्रन्स बनाते हैं जैसे प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स बनाते हैं। ठीक है, ये इवन कि 4 क्वार्क 5 क्वार्क पार्टिकल्स में भी कंबाइन हो सकते हैं जिसको टेट्राक्वार्क्स और पेंटाक्वार्क्स भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है माइक्रोबियल एनकैप्सुलेशन टेक्नोलॉजी। इंडिया और रशिया ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया जिसके अंदर बायो कैप्सूल को कमर्शलाइज किया जाएगा जो कि एक एनकैप्सुलेशन टेक्नोलॉजी है फॉर बायो फर्टिलाइजेशन। देखो इससे क्या होएगा जो भी एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है मतलब कि देखो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो उस पर्टिकुलर प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो उस जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म को उस पर्टिकुलर कैप्सूल के अंदर एनकैप्सुलेट कर दिया जाएगा फॉर स्मार्ट डिलीवरी ऑफ बेनिफिशियल ऑर्गेनिज्म टू बायो मतलब कि फिर उस कैप्सूल डाल देंगे तो उस क्रॉप को वो मिल जाएगा। ठीक है, ये मेजर इन्वेंशन है जिसको पेटेंट किया गया बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइस रिसर्च ने विच इज़ अंडर द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ठीक है, बायो फर्टिलाइजर्स लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो प्लांट के न्यूट्रिशन को बढ़ाते हैं बाय आइदर मोबिलाइजिंग और इंक्रीजिंग न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी इन सॉइल्स। नेक्स्ट है सिंगल क्रिस्टलाइन स्कैंडियम नाइट्राइड। अभी की जो डीएसटी ने डिस्कवर किया एक नोवल मटेरियल जिसको सिंगल क्रिस्टलाइन स्कैंडियम नाइट्राइड बोलते हैं जो इंफ्रारेड लाइट को रिन्यूएबल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ये कर सकता है इंफ्रारेड लाइट को एमिट करता है, डिटेक्ट करता है, मॉड्यूलेट करता है हाई एफिशिएंसी का।
ये गैलियम नाइट्राइड की फैमिली से ही बिलोंग करता है। ये कंपैटिबल है विद मॉडर्न कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर और कुछ सिंगल चिप टेक्नोलॉजी के साथ, इसलिए इसको ईजिली इंटीग्रेट कर सकते हैं ऑन चिप ऑप्टिकल कम्युनिकेशन डिवाइसेस का। ठीक है, नेक्स्ट है थर्मोकपल्स। अभी क्या है, देखो गाइस थर्मोकपल क्या होता है, अगर तो आप मतलब साइंस के मतलब कि पढ़े लिखे हो तो आपको थोड़ा पता होगा। ठीक है, थर्मोकपल एक प्राइमरी टेम्परेचर मेजरिंग ट्रांसड्यूसर होता है जिसको डिज़ाइन किया जाता है किसी भी न्यूक्लियर रिएक्टर कूलेंट का टेम्परेचर मेजर करने के लिए। ठीक है, एज अ क्रिटिकल एलिमेंट ऑफ इन रिएक्टर कंट्रोल सिस्टम, जो उनकी जो स्टेबल फंक्शनिंग एंश्योर, मतलब कि ऑफ कोर्स अब न्यूक्लियर रिएक्टर है, अगर उसमें टेम्परेचर थोड़ा भी गड़बड़ हुआ तो वो ब्लास्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर उसको सेफ ऑपरेशन एंश्योर करना है तो आप उसको बार बार मेजर करना पड़ता है। ठीक है, तो भी रशियन रोसम स्टेट कॉर्पोरेशन एक एग्रीमेंट साइन किया इंडिया के एटॉमिक पावर ऑपरेटर के साथ, दैट इज़ अ न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, कि वो थर्मोकपल सप्लाई करेगा फॉर फार पावर यूनिट्स ऑफ कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो कि तमिलनाडु में। लास्ट न्यूज है फील्ड्स मैटर। यूक्रेनियन के जो मैथमेटिशियन है वो सेकंड वुमेन बनी है जिन्होंने फील्ड्स मेडल को विन किया है। फील्ड मेडल ऑफन डिस्क्राइब्ड एज, जो भी नोबेल प्राइज मैथमेटिक्स में जीतता है उसको नो फील्ड मेडल बोलते हैं। इसको एडमिनिस्टर किया जाता है बाय इंटरनेशनल मैथमेटिक्स यूनियन, जो कि एक इंटरनेशनल एनजीओ और नॉन प्रॉफिट साइंस ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेशनल कोऑपरेशन को प्रमोट करता है मैथमेटिक्स में। 4 साल में एक बार दिया जाता है ऑफ मैथ में अंडर द एज ऑफ 40। ठीक है, इसके अंदर फिजिकल मेडल दिया जाता है 14 कैरेट गोल्ड का। ठीक है, कैश अवार्ड भी दिया जाता है कैनेडियन डॉलर्स पे 15,000। ठीक है, फील्ड मेडल सिनॉप्सिस को ऑर्गेनाइज किया जाता है बाय फील्ड इंस्टीट्यूट टोरंटो कनाडा के साथ। ठीक है, तो ये 6 जुलाई के डेली करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कोई डाउट तो कमेंट करना। तब तक ले बाय, टाटा।